नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। और आपको सभी को मालूम है कि अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और टीसीएस कंपनी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि सेंट्रल लेवल का एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस और एसएससी जीडी ये सब का एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नया सीरीज ला रहे हैं, जो कि टीसीएस प्रश्नों का सीरीज रहेगा, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक बिल्कुल नए पैटर्न पर टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न बताएंगे। ठीक है, और इस तरह से स्टडी करवाएंगे कि आपको 75 में से 72 मार्क्स लाने की ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये टीसीएस सीरीज शुरू करेंगे, तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि पहले किस पार्ट से शुरू किया जाएगा। सबको आपको मैं पूरा जो सिलेबस है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का, वो पूरा सिलेबस आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ये कीजिएगा कि आप लोग की शुरुआत साइंस से करें या तो अदर सब्जेक्ट से करना है। ठीक है, तो आप लोग बताना है, कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से कल से टीसीएस सीरीज शुरू करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा पहले स्टार्ट किस चीज़ से करना है, साइंस से करना है। ठीक है, साइंस से करना है या तो अदर सब्जेक्ट हो गया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब किससे करना है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले आप लोग अगर बताइएगा कि साइंस से करना है तो साइंस से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर बताइएगा कि पहले स्टार्टिंग से शुरू करना है, सिलेबस जो है आपका सिस्टमेटिक सब्जेक्ट वाइज से, तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे, जिसमें कि पहले हिस्ट्री आएगा, फिर ज्योग्राफी, है ना, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका साइंस का चैप्टर आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, और पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। ठीक है, इस जो अभी हम लोग ये सीरीज जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे कल से टीसीएस वाली। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, यही पूछते प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाता है सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है ये आपका। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सभी एग्जाम में काम आता है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में शानदार सफलता के लिए। तो रिवीजन जब भी मौका मिले रिवीजन करते जाइए। ठीक है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार से चूक ना हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हल्का प्रश्न आपसे एग्जाम में गलती हो जाता है, इसलिए कभी एक भी मार्क्स चूक ना हो, इसलिए रिवीजन अति आवश्यक है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो आपको मालूम है 1885 में हुआ था। अब 1885 में हुआ था, किया था किसने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था, तो था लॉर्ड डफरिन था, है ना। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 तक था। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। अब यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अगर नोट नहीं बनाए होंगे तो जो लोग वो नोट जरूर बना लीजिएगा सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो कि पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो वो हुआ था 1937 में फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा, किस अधिवेशन में, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार से अति महत्वपूर्ण प्रश्न 4 को आएगा यहाँ से कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन आपको बांकीपुर दे देगा या तो कभी पटना देगा। ठीक है, तो पटना आंसर कर दीजिएगा। तो पटना के बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1912 में। और कहाँ हुआ था, तो ये पटना के बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में। ठीक है, याद रखना है, गया में। अब देखिए यहाँ से 4 प्रश्न हो गया, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, एक कब हुआ,
कब हुआ और कहाँ हुआ, फिर कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो पहला जो है वो 1912 में बांकीपुर में हुआ, दूसरा 1922 में गया में हुआ था, ठीक है। ठीक 10 साल के बाद 1912 फिर 22, ठीक है, गया में हुआ था। अब एक प्रश्न और भी इसमें ऐड करना है कि 1912 के जो पटना में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे RN माधुलकर, ठीक है, याद रखना है RN माधुलकर थे इसका। और जो 1922 में गया में हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, तो थे वो चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। तो ऐसे रिलेट कर लेना है 22 वाला दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, तो याद रहेगा 22 दास, चित्तरंजन दास इनका अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी के बारे में मालूम है, ये तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और अरुणा आसफ अली की बात करते हैं, तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी ध्यान रखना है। और मतलब कि कभी है ना अरुणा आसफ अली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी ये भी पूछ लिया जाएगा सिंपल कि अरुणा आसफ अली का संबंध है तो कहाँ से, तो भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारत का कोकिला इसे कहा जाता है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थी। और बिहार कोकिला किसे कहा जाता है मालूम, बिहार कोकिला अगर पूछ दे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार कोकिला कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है ना, विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको नोट रखना है और दिमाग में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट होते रहता है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे मालूम, गांधी जी के गुरु पूछे कौन थे तो कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, है ना। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले से एक प्रश्न और आता है कि हितवाद समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हितवाद समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है। अब रही बात बाल गंगाधर तिलक से, तो इनसे कौन कौन सा प्रश्न याद रखना है बाल गंगाधर तिलक से कि केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अच्छा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, तो ये कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का ही है। एनी बेसेंट के बारे में मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट ही थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको कई प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा पूछा जाता है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब भी आप एग्जाम दें ये कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। इसलिए दादा भाई नौरोजी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू ने ही लगाया था। प्रति व्यक्ति कितना रुपये लगाया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमान लगाया था, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरू ने ही दिया था। और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नेहरू ही थे। और इसी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वायोवृद्ध किसे कहा जाता है, भारत का वायोवृद्ध, तो दादा भाई नेहरू को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से दो चीज़ और याद रखना, क्या क्या मालूम, बाल गंगाधर तिलक जो है ये पुणे में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक किया था पुणे में, ठीक है। और एनी बेसेंट भी है होम रूल लीग के संस्थापक में, ये मद्रास में किए थे 1916 में स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कहाँ, मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, महामना किसे कहा जाता है, तो महामना ये पंडित मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था, तो 2014 में मिला था, ये इनको मिला था, एक इनके साथ थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, दो लोगों को 2014 में
भारत रत्न मिला था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के बारे में मालूम है आपको। एक प्रश्न याद रखना है कि जो स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ये क्या है, एशिया का पहला व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि भारत का भी पूछे, भारत का पहला भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ याद रखना है। और शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी। ठीक है, कोचीन। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो यहीं पर किया था ना, केरल के कोचीन में किया था। ठीक है, अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, जब भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली ही था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली था। उसके बाद डच आया था, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और लास्ट में फ्रेंच आया था, यानी फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। 1498 में आया था, केरल के कालीकट पर आया था। केरल के कालीकट पर स्वागत किसने किया था? जमूरिन ने किया था। ठीक है, अच्छा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था डी अल्मेडा। और प्रथम पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था डी अल्बुकर्क। ठीक है, डी अल्बुकर्क था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पहले आपको बताए थे क्या कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। अंग्रेज ने कहाँ किया था? तो याद रखना है, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री दोनों सूरत में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आएगा, हार्ड प्रश्न में आएगा आपसे कि पुर्तगाली ने किस शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था? तो मुंबई को दहेज में दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ? रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून भेज दिया था। अब बहादुर शाह द्वितीय से एक प्रश्न ज़्यादा बार रिपीट होता है, कौन सा? तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यही था बहादुर शाह द्वितीय, या तो इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी हो गया था कहाँ? रंगून में ही इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ? रंगून में हुआ था। और ये बात हो रही है किसका? मुगल वंश का। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। है ना, इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, भाजशाह, यानी कि बाबर, हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, भाजशाह यानी कि 6 शासक आपको क्रम से, और इसका रिलेशन भी याद रहेगा, है ना, इसका बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि मकबरा कहाँ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इसे ऐसे याद थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, है ना, कभी भूल भी जाइएगा तो आपको ऑप्शन से ये हेल्प करेगा कि बाबर का मकबरा है काबुल में, यानी कि बाबर को जीत कबूल थी, बाबर को जीत कबूल थी। और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, यानी कि हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। सिकंदरा का आगरा के पास सिकंदरा है। जहांगीर का मकबरा कहाँ? तो लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा है आगरा में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा। और औरंगजेब की पत्नी थी बीबी, है ना, बीबी का मकबरा के नाम से है, वो भी औरंगाबाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुगल काल की भाषा पूछा जाता है, तो याद रखना है मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी, है ना, मुगल काल की फारसी। याद ऐसे रहेगा हमेशा, मुँह फाड़ देंगे, यानी कि मुगल काल के फारसी। और फारसी किसका था? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा पूछे तो वो भी था फारसी। गुप्त का संस्कृत, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, है ना, गुप्त संस्कृत। तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अब इसमें ऑप्शन में तो कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में एरर है। ठीक है, यहाँ याद रखना आपको, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अब अभिज्ञान शकुंतलम किन की पुस्तक है मालूम? ये है कालिदास की पुस्तक, और कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होता है जो कि पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कालिदास। ठीक है, और सभी पुस्तक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबका नाम जो है ना, लास्ट में जो वॉइस आता है वो एक जैसा आएगा। ठीक है, जैसे देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कालिदास है। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व, यानी कि आखिर पहले कौन था, ये भी जानना जरूरी है, तो आंसर में आपको हेल्प मिलेगा। तो आखिर से एक पहले यानी सबसे अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था, अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका कार्यकाल था 1947 से 48। और इसके पहले आएंगे तो आएगा लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल था 1943 से 47। ठीक है, तो वही पूछा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पहले कौन था? लॉर्ड बेबेल, है ना। लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल था 1943 से 47, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इससे पहले था कौन? वो था लॉर्ड लिनलिथगो, जिसके समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 43, या कभी कहीं 44 भी देता। ठीक है, तो 1936 से 44 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिनलिथगो पहले 1936 से 43, फिर 1943 से 47 बेबेल, और फिर 47 से 48 से लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो अंग्रेजों के भारत के अंतिम वायसराय पूछ दे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, और अंतिम भारतीय वायसराय पूछे तो वो कौन है? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा कि अभी हम बोले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हम बताएं, लेकिन आपको ये पढ़े होंगे कि 1858 में गवर्नर जनरल का क्या कर दिया था? उसका पद हटाकर वायसराय कर दिया गया था। तो फिर ये 1948 में यानी 1947 में गवर्नर जनरल कहाँ से आया? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब वायसराय का पद हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल के कार्यालय को गणतंत्र दिवस तक जारी रखा था, इसलिए वायसराय पद हटा दिया, लेकिन उसे फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि 36 से आपका है 43 लॉर्ड लिनलिथगो, तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया? उस समय वायसराय कौन था? तो कौन आया जाएगा? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो इसका 1942 में कौन आ जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। यहाँ 36 से 43 कौन है? लिनलिथगो। ठीक है, पूछ दिया जाए कि क्रिप्स मिशन किसके समय आया था? तो 1942 में आया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह ये आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आंदोलन जो हुआ 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था 1917 में। चंपारण आंदोलन जो है ये किसके विरुद्ध था? तो नील की जबरन खेती के विरुद्ध था, जिसमें क्या है 3 कट्ठा की खेती जो है ना, 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा का नील की खेती करना पड़ता था। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो चंपारण सत्याग्रह होता है नील की खेती कितना करना पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन में इसी तरह था, है ना, आपको 6/20, 3/20, 3/10 इस तरह ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 20 कट्टे पे 3 कट्टे की नील की खेती करना पड़ता था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। किस आंदोलन से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन से ही प्रवेश किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह पूछे कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। अच्छा, चंपारण आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गांधी जी की जान किसने बताई थी? तो ये था बत्तख मियाँ। ठीक है, ये गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण आंदोलन के समय। ये क्या है? बत्तख मियाँ अंग्रेज़ों का रसोइया था, है ना, खाना वाना बनाता था। ठीक है, तो अंग्रेज लोग क्या बोला इसको, बत्तख मियाँ को, कि गांधी एक गिलास दूध में जहर मिला के बत्तख मियाँ को दे दिया था कि आप गांधी जी को दे दो, पिला दो। लेकिन बत्तख मियाँ क्या किया, ये गांधी जी को ये बात बता दिया था कि इसमें जहर है। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी की जान बत्तख मियाँ ने बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, समाचार पत्र के बारे में जानते हैं क्योंकि समाचार पत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो इसी तरह नाम है, देखिए नेशनल हेराल्ड है ना, तो बिहार का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था उसका नाम था द बिहार हेराल्ड, है ना, द बिहार हेराल्ड। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? वो था बिहार बंधु, है ना, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र वो था बिहार बंधु। और बिहार बंधु को किसने शुरू किया था? तो किया था केशव राम भट्ट ने किया था। याद रखना है, केशव राम भट्ट ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको फिर नोट करना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, और बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अच्छा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र वो था उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड को शुरू किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, कतई जहर प्रश्न है जो कि हमेशा आपको एग्जाम में आता रहता है। ये सब कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा आएगा। ठीक है, आप कभी भी एग्जाम दें ये सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो भारत का डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो डायरेक्ट आंसर कर देना है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, क्योंकि पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, वो अंग्रेजी में था। और हिंदी लगा दे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, वो था उदंत मार्तंड। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जालियांवाला बाग ये कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। जालियांवाला बाग ये अमृतसर में है। अब क्या है कि पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग एक सार्वजनिक उद्यान था, यानी कि पार्क था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब इसमें क्या है, आपको डेट भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेट आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए ये डेट इसका महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा, ऑप्शन में रहता है उधम सिंह, तो उधम सिंह टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, मदन लाल ढींगरा, इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, वायली लाल यानी कि कर्नल वायली को मदन लाल ढींगरा ने मारा था, और जनरल डायर को जो गोली मारा था वो उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
अच्छा, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? नाइटहुड की उपाधि पूछे या तो सर की उपाधि लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कौन सी उपाधि लौटा दिया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपको बताएं पीछे भी, महामना के नाम से किसे? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने किया था 1916 में, मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। 1916 की बात जब भी आए तो 1916 से एक क्वेश्चन अपना रिवीजन कर लेना। कौन सा? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय का 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको निश्चित रूप से याद होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दिख रहा है, तो इसको टिक कर देते हैं। ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किया था कब? 1923 में। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। अब ऑप्शन नंबर 2 में वल्लभ भाई पटेल, तो ये इनसे क्या याद रखना है आपको कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही थे। भारत के पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार सरोवर सरदार क्या बोलते हैं वो, नर्मदा नदी के तट पर है, तो वो कहाँ? गुजरात में है ना। तो वो गुजरात में जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो गया। अब आगे क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखना है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वीर सावरकर की बात करते हैं तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। और 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था? तो ये बीडी सावरकर ने ही कहा था। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? तो विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था ये है डलहौजी। या तो विलय के सिद्धांत पूछे, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछे, या तो व्यपगत का सिद्धांत पूछे, या तो हड़प नीति की शुरुआत पूछे। ये सभी एक ही चीज़ है। किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। ठीक है। क्या क्या? विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? डलहौजी ने किया था। अब डलहौजी से एक चीज़ याद आ रहा होगा आपको कि भारत में सबसे पहली बार रेल कब चला था? तो रेल जो है भारत में पहली बार चला था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ही था, है ना, डलहौजी ही था। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। ठीक है। तो 1853 में डलहौजी के समय ही पहली बार रेल चला था। ठीक है। और जो डाक विभाग की भी ना शुरुआत हुआ था डलहौजी के समय। ठीक है। और रही बात लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वही है जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। और अंग्रेजी को शिक्षा अनिवार्य बनाया था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। ठीक है। तो ये चीज़ें सारे ध्यान रखना है। और ये एक लॉर्ड कैनिंग कौन है? ये भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो ये भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है ये लड़ा गया था 1761 में। ये भी कतई जहर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से कम आपको इसी पानीपत से आपको लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या? कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। अब प्रथम युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है।
फिर बात करते हैं दूसरा जो युद्ध हुआ, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? दूसरा जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर और हेमी के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये किसके बीच हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये मालूम हो गया, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। अब एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा था, जो पहले लिखे हैं वो सब विजयी रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले ये बाबर है, बाबर विजयी रहा था, इसमें अकबर विजयी रहा था और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछ लिया गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था, उसमें हेमू को किसने हराया था? ठीक है, तो अकबर ने हराया था, ठीक है। या तो उल्टा कैसे पूछ दिया, अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था, तो इसलिए किसके बीच हुआ और कौन जीता, ये ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना ये हुआ था 1828 में, ठीक है, 1828 में हुआ था, ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप किसी का भी पढ़ लीजिए, जैसे रेलवे, एसएससी, ठीक है, और बिहार का जितना एग्ज़ाम है, और रेलवे एसएससी का, किसी का भी पढ़िएगा ना तो सब एक दूसरे में काम आएगा, ठीक है। एसएससी का अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें कई प्रश्न, एक दो नहीं, कम से कम 10-15 प्रश्न ऐसा होगा, हर मतलब कि शिफ्ट में हो, या तो उसमें एसएससी सीपीयू और बिहार दरोगा से प्रश्न पूछा हुआ था। यानी कि एसएससी सीपीयू में जो प्रश्न आया, एसएससी सीजीएल में जो प्रश्न आया, वो बिहार पुलिस में डायरेक्ट वहाँ से उठा के इसमें पूछ दिया गया था, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी का भी पढ़ते हैं, यानी कि आप अगर सपोज तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, ठीक है, तो आप अगर रेलवे का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा काम आ जाएगा। आप एसएससी का, खास करके एसएससी का पढ़िए तो और अच्छा है ना। एसएससी सीजीएल, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, ये सब का, सीपीओ हो गया, तो ये सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको डिटेल में अगर समझते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया, और उस चैप्टर में जो जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी को पढ़ते हैं, आपका मतलब एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा। यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार का कोई एग्जाम दीजिए, या एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, सब में आप जीके जीएस में आप बेहतर करके आइएगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये कमाल होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण घटनाओं के ही पूछा जाता है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसी के बारे में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं और उसी चैप्टर से और भी जो महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं, तो आपसे कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, ठीक है। यूँ समझिए आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप रेलवे का एक दिन भी नहीं पढ़िए। आप एसएससी का अगर जीके जीएस अगर ज़बरदस्त तैयारी अगर कर लेते हैं तो रेलवे का एक दिन भी अगर नहीं पढ़िएगा, रेलवे का कोई भी बुक आप रेलवे में आप क्रैक कर जाइएगा और रेलवे को आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस के साथ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना आपको बता दिए कि 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना ये किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। और कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में किया था, ठीक है। ये 3 प्रश्न यहाँ से हो गया, ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब हुआ? 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ये तीनों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह 2 और महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1875 में किया था। और कहाँ? तो मुंबई में किया था, ठीक है। ये हो गया आर्य समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और ये भी हुआ मुंबई में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में
किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक का नाम है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछा जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये कार्ल मार्क्स ही थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का पहला युद्ध या तो पहला संग्राम कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। अच्छा, 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई थी? तो मंगल पांडे ने चलाया था। वो कहाँ से? बैरकपुर छावनी से, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और किसको मारा था? तो पहला हत्या जो किया था वो ह्यूरसन है ना, ह्यूरसन को गोली मारा था मंगल पांडे ने। ह्यूरसन है ना, ह्यूरसन को पहला गोली मारा था किसने? मंगल पांडे ने। ठीक है, और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम सेनानी कौन थे? तो वो मंगल पांडे ही थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ से दो टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हमेशा एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया सबसे अधिक लंबे समय तक समांतर सरकार कहाँ थी? तो ये था आपको 17 में। ठीक है, लेकिन इसी तरह एक प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहली समांतर सरकार की स्थापना ये बलिया में किया गया था। कहाँ? बलिया, यूपी में। ठीक है, देखिए पहली बलिया और सबसे ज़्यादा समय तक 17 पहली बलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अरे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी इसके नेतृत्व किए थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से शुरू हुआ था। अच्छा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा ये कब दिए थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 36 से 43 तक था, ये 36 से 44 तक। ठीक है, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल वही है जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1913 में। 1913 यानी कि जब किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में ही। ठीक है, तो उसी समय गदर पार्टी की भी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, नाम दोनों याद रखना है। आपको ज़्यादातर मिलता है लाला हरदयाल, लेकिन लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं रहे, तो सोहन सिंह भाकना को टिक कर देना। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सैन फ्रांसिस्को में। ये बात हुई 1913 में। क्या? गदर पार्टी की स्थापना, और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 1914 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1914 में हुआ था ना, 1914 से 18 तक हुआ था। ठीक है, और 1912 की बात करते हैं तो बिहार का गठन कब हुआ था? है ना, बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912 को ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जन्म अगर 1888 आपको आया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे और आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तीनों का एक साथ आपको सिस्टमेटिक ढंग से अगर मिला दिए तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, पढ़ाई क्या है, सभी लोग करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो आप कम समय में सफल हो जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। ठीक, यानी 1666।
वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1777 में, यानी 1777, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 1888 में, यानी 1888, ठीक है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इनका जन्म दिवस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना है और आपको आसानी से याद ही रहेगा। बस नाम रखना है, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह और अबुल कलाम आज़ाद, है ना। गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर और अबुल कलाम आज़ाद, तीनों का जो जन्म हुआ बस सीरियल से 1666, फिर 7, फिर 8 ऐसे रिलेट कर देना, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, वीर कुंवर का 1777 और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता समय संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि नरमपंथी काल की अवधि क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरमपंथी काल जो था अवधि वो था 1885 से 1905 तक, ये नरमपंथी काल कहलाया था। और क्या पूछेगा आपको, ठीक है। नरमपंथी काल ये कहलाया। और गर्मपंथी काल कहलाया था 1905 से 1919 तक, ये गर्मपंथी काल कहलाया था, ठीक है। अब गर्मपंथी और नरमपंथी ये क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गर्म दल और नरम दल में ये विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार कांग्रेस में पहली विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। उसी में नरम दल और गर्म दल 2 भाग में बट गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल में विभाजन हो गया था। और यही नरम दल और गर्म दल का फिर मिलन कब हुआ था, समझौता कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या 1907 में हुआ था विभाजन अधिवेशन में 1907 के, और 1916 के अधिवेशन में मिलन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आएगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो था रास बिहारी घोष। और 1916 का जो अधिवेशन है उसका अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। अच्छा, नरम दल के प्रमुख नेता से भी प्रश्न आता है और गर्म दल के प्रमुख नेता से प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसके कुछ नाम हैं जो महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। जैसे नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नेहरू, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ठीक है, याद रखना है। नरम दल के नेता थे दादा भाई नेहरू, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। और गर्म दल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ये 3 नाम गर्म दल के याद रहेगा। लाल, बाल, पाल, ये गर्म दल के नेता थे। लाल, बाल, पाल यानी कि लाला लाजपत राय, और ये बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पॉल, ये गर्म दल के नेता थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटी? तो ये आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ क्या है, डेट से कन्फ्यूजन कर दिया। 1919 सब में अप्रैल भी है, ठीक है। तो इसलिए डेट याद रखना है आपको कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या आपको बताया पहले भी कि जालियांवाला बाग जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। 1919 में ही। और कौन कौन सी घटना हुई थी? तो रोलेट एक्ट 1919 में ही पारित हुआ था, और खिलाफत आंदोलन 1919 में ही, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही। और ये जो क्या बताए थे, गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर, है ना। तो जनरल डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने। और कर्नल बाइली को गोली किसने मारा? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1930 में, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन से 3 प्रश्न आ जाएगा। पहले तो ये आ जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया, ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध किस लिए किया गया था? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना। साइमन कमीशन में क्या कोई भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। और लाला लाजपत राय को क्या पुलिस उनको मारपीट किया था, है ना, लाठी से बहुत उसको मारा था। बाद में इनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है
कि और इनसे एक पुस्तक पूछा जाता है लाला लाजपत राय से कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। ठीक है, इसको याद आसानी से रहे, कभी भूले नहीं, तो ऐसे याद कर लीजिए कि अनहैप्पी इंडिया, यानी कि जब लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था तो अनहैप्पी इंडिया हो गया, यानी कि दुखी भारत हो गया था, पूरा अनहैप्पी हो गया था। इंडिया क्या हुआ, अनहैप्पी हो गया था लाठी से जब इनको मारा गया था। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो गया, लाला लाजपत राय हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यह एक बच गया डेट कौन, ये 1929। ये 1929 को क्या हुआ, तो यहाँ भी एक प्रमुख हुआ लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और उनका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था, प्रकाशित किया था 1930 में। 1930 से और क्या याद कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में ही। नमक सत्याग्रह पूछे 1930, दांडी यात्रा पूछे 1930, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछे तो 1930। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको याद करवाते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको डिटेल से पूरा बताएं, और यहाँ थोड़ा सा आपको एक जगह इसलिए थोड़ा सा कुछ नहीं बताते ताकि आपको आसानी से याद हो। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो। अब यहाँ पर कुछ आपको याद रखना है, क्या क्या, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन ये हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में, और इसका अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम के था WC बनर्जी। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा 1886 में अध्यक्ष कौन थे, तो ये दादा भाई नेहरू। ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। फिर तीसरा, ये तीनों बस याद रखना है, बाकी ठीक है, बाकी यहाँ से नहीं पूछा जाता कि दूसरा का अध्यक्ष तीसरा का अध्यक्ष कौन था, बाकी इंपॉर्टेंट पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, बस वही पूछा जाएगा। और ये कहाँ हुआ, ये पहला दूसरा तीसरा ही पूछ सकता है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो 1887 हो जाएगा तीसरा। और ये जो तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसका अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, पहला जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नेहरू जी, और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1885, 86, 87, पहला कहाँ, मुंबई में, और दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो इसमें से जो है दीन बंधु सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किया था ये ज्योतिबा फूले ने। इसका आंसर क्या होगा, ज्योतिबा फूले। अब ज्योतिबा फूले से याद आ रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न आता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन था, तो ज्योतिबा फूले ही था। ठीक है, ये प्रश्न आता है। और ज्योतिबा फूले की पत्नी है कौन थी, तो वो थी सावित्रीबाई फूले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, और इनका एक पुस्तक भी पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये ज्योतिबा फूले ही थे। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। अब यहाँ प्रश्न में क्या आया मालूम, ये आया दीन बंधु। अब दीन बंधु से ही ना आपको कन्फ्यूजन करेगा, 3-4 प्रश्न आ जाता है। क्या क्या, देखिए दीन बंधु से तो ये हो गया, एक दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। एक आएगा कि दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को, CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। अब इसी तरह कहते हैं देश बंधु। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, तो इसको रिलेट कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देश बंधु, देश दास, देखिए एक तो दीन बंधु हो गया, CF एंड्रयूज दीन बंधु, लेकिन देश बंधु दास, चित्तरंजन दास, देश दास है ना। देश बंधु पूछे तुरंत दिमाग में चला जाएगा दास है ना, चित्तरंजन दास, देश दास, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, अब एक आता है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे दीन बंधु मित्र, है ना, एक व्यक्ति का नाम है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आपको बताया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब, 1923 में, है ना, 1923 में
ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और जितेंद्र दास ने। 1919 के बारे में मालूम है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 दिसंबर से एक और प्रश्न याद आ रहा है आपको? 22 दिसंबर से कौन सा एक क्वेश्चन आता है? तो वो आता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को ही होता है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तो 21 जून को होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 1939 आया तो 1939 से कुछ याद आ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में ही शुरू हुआ था, 1939 से 45 तक चला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आया क्या? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग। ठीक है, तो एक प्रश्न आएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था, ढाका में हुआ था ना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने 1906 में ढाका में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद यूनिस थे। अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया? तो पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई एक एरिया होता था, कस्बा होता था, उसमें उसका जो प्रमुख होता था ना, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसलिए बिहार का प्रधानमंत्री था ये बालक मोहम्मद यूनिस। ठीक है, बिहार का प्रधानमंत्री था। ऐसा नहीं कि बिहार से प्रधानमंत्री ये भारत का था, नहीं, ये बिहार का ही प्रधानमंत्री था मोहम्मद यूनिस। ठीक है, और मोहम्मद यूनिस का जन्म कब हुआ था? 4 मई 1884 में वो इसका जन्म हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। ठीक है, और 1884 जैसे है, एक रिलेट और कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म 1884 में हुआ था। ठीक है, संयोग से क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बिहार के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनिस। चलिए नेक्स्ट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र से हुआ था। मालूम, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था। उस समय क्या है, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, चापेकर बंधु, सावरकर, ये सब क्या है, भारत के कुछ शुरुआती क्रांतिकारी थे और ये महाराष्ट्र से ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, जब महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जैसे पूछेगा कि अजंता की गुफा ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा की गुफा वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और एलिफेंटा की गुफा ये मुंबई में है। यानी कि तीनों चीज़ें, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएँ किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। लावनी लोक नृत्य ये कहाँ का है? तो दो आपसे पूछा जाता है, एक लावनी और एक पूछा जाता है तमाशा। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का। ठीक है, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है सुगौली की संधि ये कब संपन्न हुआ था? तो सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। कभी ऑप्शन में देगा अंग्रेज और गोरखा के बीच। ठीक है, तो गोरखा नेपाल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गांव का नाम पूछ लिया गया था। तो ये बंगा गांव में हुआ था। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म हुआ था कब? तो 27 सितंबर 1907 को हुआ था। 1907 यानी कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था, है ना, नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और 1907 में ही भगत सिंह का जन्म हुआ था। और शायद एक ये भी घटना है, आप कंफर्म कर लीजिए कि जो कि मैडम भीखाजी कामा है, वो विदेशी धरती पर पहला जो झंडा फहराया था वो 1907 में ही फहराया था। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं हो गया। भगत सिंह का जन्म 1907 में, सूरत अधिवेशन जो हुआ था, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। और मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टटगार्ट में वो पहला झंडा फहराया था, तो वो 1907 में। ठीक है, और 1907 से एक और हमको याद आ रहा है, कौन सा, कि जो टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर वाला, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1907 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये अब रही बात कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था कब? ये हुआ था 1824-26 में। ठीक है, और लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था 1823 से 28 तक। ठीक है, ये ऐसे इससे क्या हो गया कि इसके समय यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 93। कॉर्नवालिस वही है जो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को, और भारतीय में जो सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आपको मालूम होगा 1848 से 56 था। इसी के समय पहली बार रेल चला था 1853 में, और लॉर्ड डलहौजी को ही हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका था 1813 से 1823, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट है जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था? यानी कि जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति से? तो ये काफ़ी चर्चित है, कुंवर सिंह है ना, कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार से भी पूछे किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जगदीशपुर जो है अभी वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद करवाए थे, कुंवर सिंह का जन्म है 1777 में। ठीक है, कुंवर सिंह का जन्म, और उनका गुरु गोविंद सिंह का 1666, और एक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनका है 1888। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था ना। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर इस तरह से याद किए होंगे, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको आंसर मालूम हो गया होगा। ठीक है, पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको बताए थे कि पागल जिसका बेचारे का कर्म खराब था तो इसलिए वो पागल हो गया था, है ना। पागल था वो जिसका कर्म खराब था, यानी कि करमशाह। पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक करमशाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मारिएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, पागल था उसका कर्म खराब था, यानी करमशाह। पागलपंथी आंदोलन कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो बंगाल में, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ, ये क्या प्रश्न कम हमेशा रिपीट होते रहता है। वुड डिस्पैच यह शिक्षा से संबंधित है, और ये भी पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1835 में हुआ था। 1835 में हुआ था, जब 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध स्मरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी रिलेटेड है, पूछ देगा कभी कि कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी होता है समाप्त, यानी कि संपूर्ण हिस्ट्री। इस तरह से आपका जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको सब बता दिए। जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपके सभी एग्जाम में काम आएगा, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न आएगा। तो जो लोग नहीं देखें कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर जो नहीं देखें यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कल से हम लोग शुरुआत करेंगे TCS प्रश्नों का महासंग्राम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते